सभी को फिर से वेलकम। आज हम कंटिन्यू करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 को। हमने पिछले वीडियो में सेक्शन ए को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम सेक्शन बी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करना है। तो हम बचपन से मतलब क्लास 9 से 8 से क्लास 9 से ऑब्वियसली 9 में 8 में थोड़ा बहुत आई गेस हमने इरेशनल नंबर्स के बारे में देखा था, उनके बारे में जाना। क्लास 9 में हमने उनको प्लॉट किया था नंबर लाइन में, लेकिन इस क्लास 10 में हम इनको प्रूव करेंगे कि हाँ भाई ये इरेशनल है। कैसे प्रूव करना है आई होप तुम लोगों को पता है कैसे प्रूव करना है, फिर भी मैं बता देता हूँ। लेट अस assume that √2 is rational। हम एज्यूम करते हैं कि जो √2 है ये एक रैशनल नंबर है या फिर रैशनल है, इरेशनल नहीं है। इस मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है ना, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ कैसे करते हैं? कंट्राडिक्ट करके। ओके, तो लेट अस एज्यूम दैट √2 इज़ रैशनल। √2 को हमने रैशनल मान लिया। अब हमें पता है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रैशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो आपको लिखना पड़ेगा देन। तब तो अगर ये √2 रैशनल हमने मान लिया है, रैशनल है, तब तो हम √2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसको p/q के फॉर्म में लिखा। अब ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कि वेयर p/q आर इंटीजर्स, कॉमा p/q आर कोप्राइम एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। ये 3 बातें आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है आफ्टर राइटिंग दिस स्टफ। ओके, आफ्टर राइटिंग दिस स्टेटमेंट आपको ये लिखना है। अब इसके बाद क्या? अब √2 का हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने लिखा √2 इक्वल्स टू p/q। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स दे आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब p और q का जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और नहीं है। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो p और q को सिर्फ और सिर्फ वो खुद p या फिर 1 ही डिवाइड कर सकता है। ठीक है, p को डिवाइड करने वाला और कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है और वो खुद मतलब इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा ये लिखना है। अब आपको क्या करना है? बोथ साइड को आपको होल स्क्वायर मार देना है, होल स्क्वायर कर देना है। तो बोथ साइड में मैंने होल स्क्वायर किया। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा p²/q²। ठीक है, फिर इंटू कर दो, 2q² इक्वल्स टू p²। क्लियर हो गया? 2q² इक्वल्स टू p²। ठीक है, अब एक थ्योरम है जिसमें कहता है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और अगर वो a² को डिवाइड कर रहा है तब वो श्योरली a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर p एक प्राइम नंबर है और वो a² को डिवाइड कर पा रहा है तब मतलब उसका मतलब वो a को भी डिवाइड कर पा रहा है, डिवाइड करेगा वो। ठीक है, ये एक थ्योरम है, प्रूफ नहीं है इसका। तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर p डिवाइड्स q²। फिर आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर p डिवाइड्स q। ठीक है, ये 2 लाइन आपको लिखना बहुत बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, ये दो लाइन्स लिखना बहुत बहुत मैंडेटरी है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके बाद आपको लिखना है, ओ सॉरी, p नहीं होगा, 2 होगा। 2 डिवाइड्स p², उल्टा लिख दिया, सॉरी 2 डिवाइड्स क्या बोलते हैं उसको, p²
सो 2 विल ऑल्सो डिवाइड P। Q कैसे डिवाइड हुआ? एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है। तो देखो अगर मैं 2 को इस तरफ लेके आता हूँ तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा वो। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, राइट हैंड साइड में आने के बाद डिवाइड में होगा। तो इट विल बी Q² इक्वल्स टू P² बाई 2। अब ये 2 जो है, क्योंकि वो P² को डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब वो P को भी डिवाइड कर पाएगा। ओके, ये थ्योरम कहता है। ये 2 लाइन आपको लिखना बहुत बहुत मैंडेटरी है। फिर आपको लिखना है लेट क्या लिखना पड़ेगा आपको? आपको लिखना पड़ेगा लेट P इक्वल्स टू 2C where C is some integer। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा लेट P इक्वल्स टू 2C where C is some integer। मतलब अगर 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है P को, इसका मतलब P क्या है? P किसी ना किसी के अंदर, टेबल के अंदर आ रहा होगा, बिकॉज 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है। मतलब क्या? P अभी एक प्राइम नंबर नहीं है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ? P एक प्राइम नंबर है, ठीक है। P एक प्राइम नंबर है जो किसी ना किसी के टेबल में आ रहा है। सपोज 2 के टेबल में आ रहा है, या फिर 3 के टेबल में आ रहा है, या फिर 4 के टेबल में आ रहा है। टेबल में आ रहा है तभी तो 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि P इक्वल्स टू 2C, मतलब P का जो वैल्यू है वो 2 इंटू C, मतलब कोई इंटीजर होगा, मतलब किसी ना किसी के टेबल में तो आ ही रहा होगा, तभी तो 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है? अच्छा, इसके बाद मैंने बोला नहीं, यहाँ पर आप इसको इक्वेशन 1 बना लेना है, ठीक है। बना लेने के बाद आपको लिखना है पुटिंग P इक्वल्स टू 2C इन इक्वेशन 1। आपको ये लिखना है पुटिंग P इक्वल्स टू 2C इन इक्वेशन 1। ये लाइन आपको लिखना है। तो हमने P का वैल्यू 2C हम इक्वेशन 1 में अभी पुट करने वाले हैं। करने के बाद क्या होगा? करने के बाद ये हो जाएगा 2Q² इक्वल्स टू P के जगह पर बिठा दो तो ये हो जाएगा 2C होल स्क्वायर, ठीक है ना। P की जगह पर मैं अगर 2C बिठा देता हूँ तो होल स्क्वायर होगा इस स्क्वायर का, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या? 2Q² इक्वल्स टू 4C²। यहाँ से कैंसिल होकर Q² इक्वल्स टू 2C²। ये और ये कैंसिल होगा, कैंसिल होकर 2 रहेगा। ओके, सो इट विल बी Q² इक्वल्स टू 2C²। अब आपको लिखना है फिर से, इसका मतलब 2 डिवाइड्स Q², therefore 2 डिवाइड्स Q, ठीक है। 2 डिवाइड्स Q², इसका मतलब 2 डिवाइड्स Q। ये फिर से हमने वही किया। अगर मैं 2 को इस तरफ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा Q² बाई 2। ओके, अगर Q² को 2 डिवाइड कर पा रहा है मतलब Q को भी डिवाइड कर पाएगा उस थ्योरम की मदद से। इसके बाद आपको लिखना है, आपने देखा है, एक बात देखो, 2 P को भी डिवाइड कर पा रहा है और 2 Q को भी डिवाइड कर पा रहा है। और हमें अभी तो पढ़ा था कि P और Q को प्राइम है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करने वाला सिर्फ और सिर्फ 1 होगा या फिर वो खुद होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो एक और शख्स आ चुका है, 2, नंबर 2, जो दोनों को डिवाइड कर पा रहा है। मतलब 2 क्या है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि P और Q जो होगा वो दोनों को प्राइम्स होंगे, मतलब उनको डिवाइड करने वाला और कोई नहीं होगा, बस 1 होगा और वो खुद अपने आप को डिवाइड कर पाते हैं या फिर पाएंगे। तो इसमें हमारा कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स the fact that P and Q are co-prime।
बट ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है उस फैक्ट को कि पी और क्यू तो को प्राइम है, मतलब उनका वन और इटसेल्फ के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन टू तो दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया टू। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था, मतलब पी और क्यू इंटीजर नहीं है, पी और क्यू को प्राइम नहीं है इस केस में, मतलब रूट टू इज़ इरेशनल। सो आपको लिखना पड़ेगा बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ये और ये है। सो हैंस आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, तो हमारा एजम्पशन गलत है। सो रूट टू इज़ रैशनल, बस प्रूफ हो गया। ये होगा इसका आंसर, अरे आंसर नहीं, हैंस प्रूव्ड। हो गया ना हैंस प्रूव्ड। कैसे हुआ समझे? क्लियर? बराबर। ओके, वैसे आपको रटना ही पड़ेगा ये, ठीक है। सेंटेंस स्टेटमेंट आपको रटना पड़ेगा, नहीं तो बोर्ड्स में मार्क्स मिलता भी नहीं है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है आपका पॉइंट्स, तो आपको पॉइंट्स को एकदम अच्छे से संभाल के एकदम सुंदर तरीके से लिखना है, जिससे कि जो चेक कर रहा है कॉपी उसको अच्छा लगे और वो मार्क्स दे दे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन आपका स्टेटमेंट थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तब भी मार्क्स कटेंगे। सो स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से थोड़ा बहुत याद रखना है। ओके, कॉन्सेप्ट तो याद रखना ही है, कॉन्सेप्ट के बिना तो लिखोगे कैसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड्स। ओके, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं आराम से। ये है AC, ये है Q और ये है P। ये पॉइंट O है और ये है Q और ये है P। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो गिवन में लिखना पड़ेगा आपको कि ये क्या चीज़ है भाई, है ना। गिवन में आपको लिखना पड़ेगा ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इट इज़ ए पैरेललोग्राम। पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। ये जो पॉइंट P है ये इस AB को इसने 2:3 रेशियो में डिवाइड किया है। तो आपको लिखना है पॉइंट P डिवाइड्स AB in the ratio 2:3। ओके, इसका मतलब देयरफॉर आपको लिखना पड़ेगा AP के साथ PB का जो रेशियो होगा वो होगा क्या, 2:3। ओके, इसके बाद क्या गिवन है, पॉइंट Q डिवाइड्स DC इन द रेशियो 4:1। अब आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट Q डिवाइड्स DC इन द रेशियो 4:1। DC को 4:1 रेशियो में कट किया या फिर डिवाइड किया, मतलब DQ के साथ जो QC का रेशियो होगा वो होगा 4:1। ओके, समझ में आया? मतलब इस वाले पार्ट का जो ये जो पार्ट होगा DQ, इसका कुछ 4K वैल्यू होगा और इसका कुछ 1K वैल्यू होगा, बिकॉज रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ओके, अब क्या, अब हम दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है देन प्रूफ दैट OC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ OA इसका, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो अब इसके हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल APO और ट्राइंगल OQC, दोनों ट्राइंगल्स में
क्या क्या इक्वलिटीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। क्या क्या इक्वलिटीज़ हैं आइए देखते हैं। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे। तो एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और क्या इक्वल हो सकता है? हाँ जी, ये इक्वल हो सकता है। कैसे? देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है। कैसे? हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये वाला साइड और ये वाला साइड होता है पैरेलल। तो अगर हम इसको एक ट्रांसवर्सल की तरह ट्रीट करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। बस, और क्या चाहिए? तो ये हो गया एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ सी क्यू। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्लियर? अच्छा, सो देयरफॉर बाय ए सिमिलर क्राइटेरियन ट्राइंगल ए पी ओ सिमिलर टू ट्राइंगल। अभी ए के साथ कौन बराबर है? ए के साथ सी बराबर है, तो पहले लिखो सी। और पी के साथ कौन बराबर है? पता नहीं, तो रहने दो। और ओ के साथ कौन बराबर है? ओ के साथ ओ ही बराबर है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर ओ होगा, बीच में हो जाएगा क्यू, जो बाकी रहा वो क्यू होगा। ओके, अब सी पी सी टी का यूज़ करते हैं, सॉरी सी पी एस टी का यूज़ करते हैं। तो ए पी बाई सी क्यू, ए पी बाई सी क्यू इक्वल्स टू पी ओ बाई क्यू ओ इक्वल्स टू ए ओ बाई सी ओ, ठीक है। अब क्यों, कौन सा रेशियो हमें चाहिए? हमें चाहिए किसका रेशियो? हमें चाहिए ओ सी और ओ ए का रेशियो, मतलब इसका, ये वाला रेशियो हमें चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए? अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा किस किस का रेशियो चाहिए। इसका रेशियो तो मस्ट है, इसका रेशियो चाहिए, और किसका रेशियो चाहिए? इसका रेशियो चाहिए, और हमें चाहिए किसका रेशियो? इसका रेशियो चाहिए, और हमें चाहिए इसका ए पी बाई सी क्यू का। ओके, ए पी बाई सी क्यू। अब ए पी और सी क्यू का क्या मतलब, क्या नीड है? ओके, देखो समझ में आ जाएगा। ए पी बाई सी क्यू इक्वल्स टू ए ओ बाई ओ सी। अब मुझे बताओ कि इस पॉइंट ने इसको, इस वाले ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड किया। मतलब पूरा जो ये जो पार्ट है इसका कुछ 5 पार्ट्स होगा, ठीक है। टोटल 5 पार्ट्स है। इसमें से ये वाला पार्ट है कुछ 2 पार्ट्स है, ये वाला कुछ 3 पार्ट्स है, ठीक है। तभी तो इसका रेशियो 2 आया और इसका रेशियो 3 आया, 2:3, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे इम्प्लाइज देकर। थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। अभी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि ए पी जो होगा वो होगा 2/5 पार्ट, और आपको पी बी लिखना पड़ेगा 3/5 पार्ट, ठीक है। बिकॉज देखो, अगर तुम 2 और 3 को प्लस करो तो 5 मिलता है। तो ये पूरा पार्ट, ये पूरा ए बी 5 पार्ट मान लेते हैं। इसमें से ये वाला पार्ट है 2, ये वाला पार्ट है कुछ 3, तो इस वाले पार्ट का वैल्यू क्या होगा? 2/5, ठीक है। अब देखो, इस वाले केस में भी सेम है, इस वाले केस में भी सेम है। डी क्यू का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? डी क्यू, अच्छा 4:1 में कट किया ना, 4:1, मतलब टोटल पार्ट कितना होगा? 4 + 1 5, ये टोटल पार्ट है 5। इसमें से इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में, और इसको 1 पार्ट में। तो यहाँ से डी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/5। और सी क्यू का क्या आ जाएगा? सी क्यू का आ जाएगा 1/5, ठीक है।
और हमें क्या क्या चाहिए, हमें ए पी और सी क्यू चाहिए। तो ए पी का वैल्यू 2/5 है, अच्छा 2/5 नहीं, 2/5 के लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये एग्जैक्ट पार्ट्स आपको नहीं पता, बिकॉज रेशियो है ना, तो 2/5 के यूज़ करना इज़ बेटर, क्योंकि तुमको एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका वैल्यू 2/5 है, बल्कि इसका वैल्यू कुछ 2/5 के पार्ट्स है। ओके, क्योंकि देखो ए बी का जो लेंथ है वो तो हमें नहीं पता, ठीक है, तो इस लेंथ को मैं अगर के मान लेता हूँ, इस पूरे लेंथ को, तब तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2/5 के, ठीक है, और इसका होगा 3/5 के, इतना पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि ए बी इक्वल्स टू डी सी, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो यहाँ से इसका वैल्यू के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। अब तुम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ए पी का वैल्यू कितना मिला था, ए पी का वैल्यू है 2/5 के, 2/5 के डिवाइडेड बाय सी क्यू का वैल्यू 1/5 के इक्वल्स टू ए ओ बाई सी ओ, के और के कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, क्या रह गया 2 इक्वल्स टू ए ओ बाई सी ओ। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए ओ इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी ओ, क्लियर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओ वेट, अच्छा इंटू ओ, उल्टा लिख दिया ना मैंने, ए ओ इक्वल्स टू 2 इंटू सी ओ होगा, सॉरी, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओ सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ओ या फिर ओ ए, ठीक है। नाउ इट इज़ क्लियर कैसे हुआ, फिर से रिकैप मारता हूँ। देखो ये एक पैरेललोग्राम है, इसने इसको इस वाले रेशियो में डिवाइड किया और इसको इसने इतने रेशियो में डिवाइड किया। तो अगर मैं इस साइड को, इस पूरे ए बी को और डी सी को के मान लेता हूँ, तो इस पूरे के में से इस वाले पार्ट का वैल्यू हो जाएगा कितना 2/5 के, या फिर कह सकते हो 2k/5, ठीक है, बिकॉज पूरे पार्ट का, ये पूरा पार्ट के है, पूरे पार्ट का ये वाला पार्ट कितना है 2/5 है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई एक सर्कल है, एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, इसमें से इतने पार्ट्स हैं, अच्छा थोड़ा कम कर देता हूँ, तो ये वाला पार्ट को मैं क्या बोलूँगा, तुम बोलोगे भाई ये तो 1/4 है, कैसे पता चला 1/4 है, बिकॉज टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल पार्ट से 4, इसमें से मैंने कितना चुना, एक चुना, एक चुना है ना, इसमें से मैंने एक चुना, तो ये 1/4 होगा। तो अगर मैं इस पूरे पिज़्ज़ा को ही एक के मान लेता हूँ, इस पूरे पिज़्ज़ा को मैं के मान लेता हूँ, ठीक है, तो अब फिर से मैं डिवाइड करता हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, फिर से इसको तुम बोलोगे भाई 1/4, लेकिन पिज़्ज़ा को हमने के माना था, तो 1/4 ऑफ व्हाट, के मीन्स 1/4 पीस ऑफ द 1/4 पीस ऑफ द पिज़्ज़ा, बस के को हमने पिज़्ज़ा माना था ना, हाँ ऐसे हुआ, ठीक है। तो यही आपका, आई नो यहीं पर आपका डाउट होगा, और बाकी आपका कहीं पर डाउट नहीं, आई नो दैट, ठीक है। सिमिलरिटी प्रूफ किया, सिमिलरिटी करके बाद रेशियो किया, फिर यहाँ पर वैल्यू निकाला, वैल्यू पुट किया और हो गया, हैंड्स प्रूफ्ड, यही प्रूफ करना था, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू प्रूफ। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं है तो कमेंट्स में, सॉरी आंसर नहीं, हैंड्स प्रूफ्ड, कमेंट्स में आपको बताना है कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम है, फिर से थोड़ा सा मैं हेल्प कर दूंगा आपको चैट्स में, या फिर आप चाहो तो सेपरेट वीडियो बना सकते हो आपके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैंड्स प्रूफ्ड हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 23, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स पी बी एंड पी ए आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एट ए पॉइंट ई ऑन द सर्कल ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट पी ए एंड पी बी एट सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, इफ़ पी ए इक्वल्स टू 10 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पी सी डी। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो इसके बाद यहाँ पर एक और टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसका नाम दे देता हूँ, इस वाले टच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम ए है, नाम क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, और इस वाले पॉइंट का नाम है डी, इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम है ई,
इस वाले पॉइंट का नाम है सी और इस वाले पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट का नाम है पी। ठीक है, अब हमें बताया गया है कि अगर पी ए टेंजेंट का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो हमें ट्राइंगल पी सी डी, इस वाले ट्राइंगल पी सी डी का पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ बताओ। ये बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे। देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन असली में बहुत सिंपल है। जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, देखो तो हाँ, पी ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर ये गिवन है। ठीक है, अब गौर से देखो, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जितने भी टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकता है, सारे के सारे टेंजेंट्स के जो लेंथ होता है वो बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि पी ए इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू कितना होगा 10 सेंटीमीटर। कैसे? रीज़न क्या है? लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ओके, अब देखो, अगर इसको तुम थोड़ा सा नज़र दो इस वाले पॉइंट को, ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस पॉइंट से भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। देखो ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट। इसका मतलब क्या कि ए सी का लेंथ और सी ई का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना, ये टेंजेंट है इसका और ये इसका टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट सी से ड्रॉ किया गया है तो ए सी और सी भी बराबर होगा। तो लिखो ए सी इक्वल्स टू सी ई। अब गौर से देखो फिर से, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से भी एक टेंजेंट बी डी और बी डी ई ड्रॉ किया गया है तो बी डी के साथ डी ई का लेंथ भी बराबर होगा। क्लियर है? तो बी डी के साथ डी ई का लेंथ भी बराबर। अब इन सब का रीज़न क्या है? रीज़न लिख सकते हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ए सर्कल आर इक्वल। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, और टू ए सर्कल नहीं लिखा, टाइम वेस्ट होगा इसलिए। ठीक है, तुम समझ जाओ, डन है। अच्छा, मुझे बताओ कि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पी सी डी क्या होगा? तो अगर मैं लिखूँ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी सी डी तो मैं क्या लिखूँगा? पेरीमीटर मतलब क्या? बाउंड्रीज को सम कर दो, मतलब पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी। क्लियर? इतना तो क्लियर है। मतलब ये वाला बाउंड्री, ये वाला बाउंड्री और ये वाला बाउंड्री प्लस करने के बाद हमें पेरीमीटर मिल जाएगा ट्राइंगल पी सी डी का। अब गौर से देखो, पी सी को पी सी रखो और कुछ चेंज नहीं है। अब सी डी को देखो, सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे भाई सी डी को लिख सकते हो तुम सी ई प्लस ई डी, तो लिख दो भाई सी ई प्लस ई डी, लिख दिया, और पी डी का पी डी रहेगा ऐसे। अब पी सी प्लस, अब देखो सी किसके साथ बराबर है? ए सी के साथ बराबर है, तो सी की जगह पर ए सी लिख दो। और ई डी किसके साथ बराबर है? ई डी बराबर है बी डी के साथ, तो इसकी जगह पर बी डी लिख दो, बी डी प्लस पी डी हो गया। अब देखो पी सी प्लस ए सी, पी सी के साथ ए सी को प्लस कर दिया तो क्या मिल जाएगा? पूरा पी ए मिल जाएगा, तो लिख दो भाई पी ए प्लस बी डी के साथ अगर मैं पी डी को प्लस करूँगा तो क्या मिल जाएगा? पूरा पी बी मिल जाएगा, तो लिख दो भाई इसके जगह पर पी बी। अब पी ए और पी बी का वैल्यू पता है कितना है? पी और पी बी दोनों का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो बिठा दो यार, 10 + 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो गया। ये तो आंसर था। क्या टफ लगा? नहीं था भाई टफ, बस आपके दिमाग में वो मेंटलिटी है कि ना कि क्वेश्चन देखते ही आप गिव अप कर देते हो, तो वो गिव अपनेस आपको छोड़ना पड़ेगा, गिव अपनेस को आपको गिव अप करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम 24 नंबर का ए नंबर करने वाले हैं। देखो तो क्वेश्चन है 10 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू √3, और एक इक्वेशन क्या है 10 इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, अब इनमें से हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। देखो तो इसको करने का हमने बहुत ईजी क्वेश्चन है ये।
10 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स √3। 10 का ऐसा कौन सा वैल्यू है, कौन सा डिग्री एंगल आता है जिसमें आपको √3 मिलता है? तो तुम बोलोगे भाई कि 1060 डिग्री में हमें √3 मिलता है, तो √3 की जगह पर हमने 1060 लिख दिया। अब बोथ साइड को कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलेगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ इक्वल होना पड़ेगा, अगर इक्वल होना पड़ता है तो a प्लस बी का वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 60 डिग्री के बराबर होना पड़ेगा, तभी जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। इसका मतलब क्या कि a प्लस बी का वैल्यू जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। एंड दिस इज़ द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब तुम इस वाले साइड को देखो, 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। 10 का ऐसा कौन सा वैल्यू आता है जिसमें आपको, सॉरी कौन सा डिग्री एंगल आता है जिसमें 1/√3 का वैल्यू आ जाता है आपको? तो वो होगा 30 डिग्री में। अब फिर से तुम दोनों साइड को कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट द आंसर। बोथ साइड को कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, बोथ साइड को कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा कि a माइनस बी का वैल्यू 30 का वैल्यू a माइनस बी का वैल्यू 30 के बराबर होना पड़ेगा, तब जाके LHS इक्वल्स टू RHS होगा। सो a माइनस बी का वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 30 डिग्री होना पड़ेगा। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करो, प्लस करो तो तुमको मिल जाएगा वैल्यूज़। सो 1 + 2 करते हैं, 1 + 2 करो भाई साहब पहले तो 1 + 2 करने से a प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। यहाँ से a का वैल्यू आ गया 45 डिग्रीज और ये हो गया आपका a का वैल्यू आंसर आ गया। अब b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल है, देखो b का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, b का वैल्यू निकालने के लिए आपको 1 - 2 करना पड़ेगा। अब आपको 1 - 2 करना है, 1 - 2 करने से a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और सेम टू सेम ही है, बस साइन चेंज होगा। 30 डिग्री माइनस होने से ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज्ड। प्लस है माइनस से कैंसिल, प्लस बी 2b और 60 - 30 30। तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्रीज एंड दिस इज़ द आंसर। हो गया, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। अभी हम 24 का बी करेंगे, ठीक है, और दे के लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हो, तो मैं दोनों करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड अ वैल्यू ऑफ x इफ 2 कोसेक स्क्वायर्ड 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 10। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, बहुत ईजी है, वैल्यू पुट करो सबका। 2 इंटू कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2, तो इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसके बाद प्लस x इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज कोसेक स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है ना, ओके। माइनस 3/4 इंटू 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। फिर यहाँ से ये होगा 8 प्लस ये होगा 3x/4 माइनस 3/4 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर मतलब 1/3, 3 और 3 कैंसिल इक्वल्स टू 10। फिर यहाँ से 3x/4 इक्वल्स टू, सबको इस तरफ भेज देता हूँ, 10, ये 1/4 होगा तो प्लस 1/4 और प्लस 8 है -8 हो जाएगा इस तरफ जाने से। ये एलसीएम ले लो 4, ये 40 + 1 - 32, तो ये होगा 9/4। तो यहाँ से यहाँ से इम्प्लाइज देकर 3x/4 इक्वल्स टू 9/4, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 3। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 3। दिस इज़ द आंसर, x का वैल्यू है 3, बस सिंपल।
इजी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट ए, ठीक है। With vertices A, B, C of a triangle ABC as centers, arcs are drawn with radii 14 centimeter and the three portions of the triangle so obtained are removed. Find the total area of the area removed from the triangle. Okay, suppose एक triangle है, ऐसा एक triangle है, ठीक है, ऐसा एक triangle है अपना। इस triangle में जितने भी vertex है, सपोज ए वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। इन वर्टेक्स को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ किया गया है। सपोज ऐसा एक आर्क ड्रॉ किया, फिर ऐसा एक आर्क ड्रॉ किया, फिर ऐसा करके एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। ड्रॉ करके इनको रिमूव कर लिया गया, इसको इसको सबको रिमूव कर लिया गया। तो अभी कितना एरिया बचा? फाइंड द टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्राइंगल, मतलब कितना एरिया को रिमूव किया गया है, उस एरिया का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो ये जो सेक्टर है, ये एक सेक्टर बन रहा है ना, ये जो सेक्टर है इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, इसका भी 14, इसका भी 14, सबका 14 है। तो यहाँ पर कितने सेक्टर्स फॉर्म्ड हुए हैं? 3 फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस सेक्टर का जो एंगल है ये θ1 है, इस सेक्टर का एंगल θ2 है और इस वाले सेक्टर का एंगल θ3 है। ओके, तो अब अगर हम इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया प्लस करके जो वैल्यू हमें मिलेगा वही होगा हमारा आंसर। ओके, सो वही होगा टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। सो टोटल एरिया रिमूव्ड, टोटल एरिया रिमूव्ड क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर with angle θ1 plus area of sector with angle θ2 and plus area of sector with angle θ3। तो सबका एरिया हमें निकालना है। अभी देखो एरिया ऑफ फॉर्मूला क्या है माइनस सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो पाई आर स्क्वायर θ1 होगा यहाँ पर बाई 360, फिर पाई आर स्क्वायर θ2 बाई 360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ3 बाई 360। अब रेडियस सबका सेम है तो आर इसमें चेंज नहीं होगा, आर विल बी ऑनली 14 सेंटीमीटर इन ईच केस। नाउ पाई आर स्क्वायर कॉमन है सब में, पाई आर स्क्वायर और 360 सब में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। ओके, अब θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इनका सम क्या होगा? 180 होगा। कैसे? वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल्स टू 180। तो इस वाले एंगल का कुछ वैल्यू होगा, इस वाले एंगल का भी कुछ वैल्यू होगा और इस वाले एंगल का भी कुछ वैल्यू होगा। लेकिन जितना भी वैल्यू होगा सबका अगर हम थोड़ा सा प्लस करेंगे, सबका अगर हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 180 मिलेगा। बिकॉज ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं सबका अगर हम सम करते हैं तो हमें 180 मिलता है, तो इनका भी सम करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। नो मैटर किसका वैल्यू, इसका वैल्यू किसका वैल्यू क्या है वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सम क्या आएगा? 180 आएगा। तो अभी पाई को ऐसे रखने दो। अच्छा, पाई का वैल्यू पुट ही कर दो भाई, 22 इंटू रेडियस है 14 का स्क्वायर, मीन्स 14 इंटू 14 लिखता हूँ उसको, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 360 इंटू इनका सम करोगे तो क्या होगा? 180 मिलेगा। ओके, तो इसके साथ इसको डिवाइड करो तो 2 होगा, 7 के साथ इसको डिवाइड किया तो 2, फिर इसके साथ इसका डिवाइड किया तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 22
इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट होगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो इतना एरिया ट्राइंगल से रिमूव कर लिया गया। ओके, इतना एरिया ट्राइंगल से रिमूव कर लिया गया। सो 25 का ए हो चुका है। नाउ 25 का बी, लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन, मतलब ये वाला रीजन आपका, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, इसको करने का टेक्निक है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेना है। यहाँ पर हमें एक स्क्वायर बना लेना है ऐसे करके। ओके, स्क्वायर बनाने से थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, मामला पानी। तो ऐसा होने के बाद अब ये जो आपको ये सेमी सर्कल दिख रहा है, इस सेमी सर्कल का जो डायामीटर होगा वो इस स्क्वायर के साइड के बराबर होगा, ठीक है। और ये सारे के सारे केसेस में एकदम इक्वल है। इसमें भी इस वाले सेमी सर्कल का डायमीटर इसके साइड के बराबर, इसमें भी इसके साइड के बराबर डायमीटर इसमें भी सेम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसके साइड को मान लिया सपोज x, ये भी x और ये भी x, मतलब अभी इस स्क्वायर का जो साइड होगा उसका वैल्यू भी x सेंटीमीटर, और सेमी सर्कल का जो डायमीटर होगा वो भी क्या होगा, x सेंटीमीटर। क्लियर। तो लिखेंगे कैसे इसको, मतलब क्या स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड वाला चाहिए, ठीक है, तो आपको ऐसा लिखना चाहिए कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर which is equals to diameter of the semicircle इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है इसका जो साइड है जो कि सेमी सर्कल के डायमीटर के बराबर है, उसको हमने x सेंटीमीटर लेट किया, मान लिया कि x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन क्या होगा। तो तुम बोलोगे भाई स्क्वायर का एरिया प्लस एरिया ऑफ द 4 सेमी सर्कल्स, ठीक है, एरिया ऑफ द 4 सेमी सर्कल्स जिनका डायमीटर है x और स्क्वायर का साइड है x, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका मतलब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिकॉज x के वैल्यू के बिना हमें एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर गिवन है, दिस इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके नाइस। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 14 सेंटीमीटर ये पता है। अब गौर से देखो, इस वाले सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो तो x है, तो रेडियस क्या होगा, तुम बोलोगे भाई x/2। ओके नाइस। अब देखो सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा वो कैसे भी हो सकता है, रेडियस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी रेडियस, ऐसे भी रेडियस, ऐसे भी रेडियस, ठीक है। तो कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, कैसे भी, ठीक है। तो मैं कौन सा लेता हूँ, मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है। आई होप तुमको दिख रहा होगा, अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो ये लेता हूँ। देखो इसका मैंने रेडियस लिया, ठीक है, रेडियस हो सकता है ये, मतलब इस वाले पार्ट का, इस वाले वाइट पार्ट का जो लेंथ होगा वो x/2 होगा, डायमीटर का हाफ। सिमिलर केस में इस वाले सेमी सर्कल का भी जो रेडियस होगा सेम होगा x/2। तो मैंने इस वाले पार्ट को x/2 मान लिया, बिकॉज ये भी रेडियस है, रेडियस ये भी हो सकता है, रेडियस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज़रूरत है ये वाला पार्ट, इसलिए मैंने ये वाला लिया x/2। ओके, तो मुझे इतना पता चल गया कि इस वाले वाइट पार्ट का लेंथ x/2 है, इस वाले वाइट पार्ट का लेंथ x/2 है, और जो ग्रीन पार्ट है यहाँ से यहाँ तक जो ग्रीन पार्ट है इसका लेंथ कितना होगा, तुम बोलोगे इसका लेंथ होगा x। कैसे, बिकॉज इस वाले स्क्वायर का साइड x है तो ये वाला लेंथ भी x होगा। ओके, अब गौर से देखो, ये 3 सेंटीमीटर
प्लस ये x/2 प्लस ये x प्लस ये फिर से x/2 प्लस ये 3 सेंटीमीटर को अगर हम प्लस करेंगे तो सम जो मिलेगा वो किसके बराबर होगा, 14 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज इसका जो लेंथ है, इसका यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहाँ पर जितने भी लेंथ है यहाँ पर सबको जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 14 सेंटीमीटर ही मिलेगा। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब क्या लिखूँगा इसमें देखो, तो इसको करने का टेक्निक ये है कि तुम इसको पॉइंट मान लो। ठीक है, तो पॉइंट मानोगे तो इजी होता है। इसको तुम A पॉइंट मान लो, इसको तुम B पॉइंट मान लो। ओके, अब इसके बाद तुम यहाँ से इसको एक्सटेंड करो। एक्सटेंड किया इतना तक, लाइक दिस। ठीक है, करने के बाद अब इस पॉइंट को मान लो C और इस पॉइंट को मान लो D। ओके, इस वाले पॉइंट को C मान लिया, इस वाले पॉइंट को D मान लिया। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को हमने A मान लिया, इस वाले पॉइंट को हमने B मान लिया। क्लियर? इसके बाद लिखो अभी कि therefore radius of the semicircle, ठीक है, जिसको मैंने AC मान लिया, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू BD लिख दो, इक्वल्स टू क्या होगा, x/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा x/2 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज डायमीटर x था, इस वाले सेमी सर्कल का भी डायमीटर x था, इस वाले का भी सेम x सेंटीमीटर है। तो दोनों का जो रेडियस होगा जिसको हमने AC और BD माना, ठीक है, वो होगा x/2। ठीक है, और CD जो होगा वो होगा साइड ऑफ लेंथ के बराबर। अच्छा, CD होगा x सेंटीमीटर, लिखने की ज़रूरत नहीं और। ओके, तो CD होगा x सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू साइड ऑफ द स्क्वायर। इसके बाद ऐसे लिख सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। ठीक है, हो गया। तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि CD का लेंथ x हो गया और AC का लेंथ x/2, यहाँ पर भी x/2। ठीक है, अब अगर मैं सबको प्लस कर दूँ 3 + x/2 + x + x/2 + 3, तो मुझे क्या मिलेगा, 14 सेंटीमीटर के बराबर मुझे लेंथ मिलना चाहिए। तो इट विल बी लाइक दिस। नाउ अच्छा, इस वाले पॉइंट को E मान लो, इस वाले पॉइंट को F मान लो। ठीक है, तो नाउ AE + AC + CD + DB + BF इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा 14 सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो AC का लेंथ हो गया 3, AE का लेंथ हो गया 3, AC का हो गया x/2, CD का हो गया x, DB का हो गया x/2 फिर से प्लस BF का फिर से 3 इक्वल्स टू 14। अब यहाँ से इनको मैं प्लस करता हूँ एक साथ, और इस 3 और इस 3 को मैं इस तरफ राइट हैंड साइड में भेज रहा हूँ। ठीक है, तो 3 + 3 6, तो इस तरफ मैं भेज देता हूँ x/2 + x + x/2 इक्वल्स टू 3 + 14 - 6 मतलब 8। ठीक है, अब x/2 + x/2 कितना होता है, x होगा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1, आधा प्लस आधा 1 होता है, वैसे ही यहाँ पर भी आधा, यहाँ पर भी आधा, तो पूरा मिलाकर x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x + x इक्वल्स टू ये 8, मतलब 2x इक्वल्स टू 8, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है अपना 4, x का वैल्यू आ जाता है 4। अब x का वैल्यू मिल चुका है तो हमें रेडियस मिल चुका है सेमी सर्कल का। ठीक है, स्क्वायर का भी हमें साइड मिल चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे ना। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजियन, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजियन क्या होगा, ये होगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब क्या, साइड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल मतलब 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, ½ πr² मतलब πr²।
आर स्क्वायर बाई 2, ये और ये 2 कैंसिल, 2 हो जाएगा। एक्स कितना वैल्यू है 4 प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस किसके बराबर है, रेडियस बराबर है x/2 के बराबर, तो लिख सकते हो x/2 होल स्क्वायर। ओके, x/2 के बराबर है रेडियस, तो 16 प्लस 44/7 इंटू एक्स स्क्वायर्ड बाई 4, ये और ये कैंसिल हुआ। 16 प्लस 11/7 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू है 14, तो 4, तो 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर 16 प्लस 11 इंटू 16/7। अब जब दोनों ही जगह पर 16 आ रहा है तो मैं 16 को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या रहेगा 16 कॉमन लेने से यहाँ पर 1 प्लस 11/17, फिर 16 और यहाँ पर 17 प्लस 1/17 और ये ब्रैकेट के अंदर, और ये होगा 16 इंटू 28/17, जो कि होता है कितना होता है 16 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 17, जो कि होता है 26.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेल, तुम्हारे मतलब इस ओजवाल वाले बुक में इसका आंसर कुछ ऐसा गिवन है, 16 प्लस 2 पाई गिवन है, सॉरी 2 नहीं 8 पाई। ठीक है, तो एस पाई का वैल्यू तुम रख भी सकते हो या फिर इवेल्युएट भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी। तो मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ हमारा आंसर चेक मिला है कि नहीं। मतलब 16 प्लस 8 इंटू 22/7, 16 प्लस 176/7। ओके, तो चेक कर लेते हैं एक बार। 176 डिवाइडेड बाय 7 करने से इतना आएगा, प्लस 16 किया, ओहो गलत हो गया, कुछ तो गलत हुआ है बेटे, कुछ तो गलत हुआ है। ओ, ये तो भारी मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हुआ क्या, लेट्स सी कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक कहाँ पर हुआ है, मिस्टेक हाफ पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है x/2, मतलब 2, x/2 यहाँ पर होल स्क्वायर हुआ, कैंसिल हुआ, यहाँ पर फिर से 4 स्क्वायर आया, तो 16 इंटू 11, 16 इंटू 11 176 डिवाइडेड बाई 7 25। ठीक ही तो है भाई, गलत कहाँ पर हुआ, ठीक ही तो था, गलत कहाँ पर हुआ। यहाँ पर 16 कॉमन लेने से यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर 11 अरे यार 17 क्यों दे दिया मैंने, पागल हूँ क्या, पागल हो गया हूँ, पागल। सेवन होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर तो 7 होगा, तो ये हो जाएगा 18, सॉरी 18। ठीक है, अब जाके ये ठीक होगा। तो 16 इंटू 18 किया, डिवाइड बाई 7 किया, सो इट विल बी 41.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी गलत हुआ था, वहाँ पर 17 लिख दिया मैंने गलती से, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो आंसर हो गया 41.14 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा अनशेडेड रीजियन का क्या एरिया। और इसी तरह हमारा सेक्शन बी जो होता है यहाँ पर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी कवर अप करेंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।